सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पुनः एक बार आप अपने ग्रीन बोर्ड पे आज देख रहे होंगे, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं वर्ग 10वीं के हिंदी विषय के क्रैश कोर्स को लेकर। तो आज हम लोग आपका जो माध्यमिक वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, जिस परीक्षा में आप बैठने वाले हैं आने वाले महीने में, फरवरी में 14 फरवरी से, उसके आज 6ठे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पत्र में जो 6ठा नंबर प्रश्न होता है, प्रश्न पत्र के अंतर्गत जब आप खोलेंगे प्रश्न पत्र को, विगत बीते हुए परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को अगर आपने देखने का प्रयास किया है, तो उसमें जो आपका 6ठा नंबर का प्रश्न है वो प्रश्न होता है व्याख्या करें या आशय स्पष्ट करें या आशय लिखें। दोनों तीनों एक ही बात है, व्याख्या करें या आशय स्पष्ट करें या आशय लिखें। कभी भी व्याख्या करने के लिए आ जाता है, कभी आशय स्पष्ट करने के लिए आता है, या फिर लिखा रहता है कि आशय उसका लिखें। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने प्रश्न पत्र देखा है तो इस प्रश्न पत्र में दो प्रश्न होते हैं। इस प्रश्न पत्र में दो प्रश्न होते हैं, जिसमें आप देखिएगा कि एक आपके काव्य खंड से पूछा जाता है, एक आपके काव्य खंड से पूछा जाता है, और इसी में आप देखते हैं दूसरा अथवा करके रहेगा, जो आपके गद्य पोर्शन से पूछा जाएगा, अथवा में रहेगा, ये अथवा में रहेगा। लेकिन इसमें से आपको किसी एक को ही बनाना है। मान लीजिए कि आप काव्य खंड से बनाना चाहते हैं तो क वाला प्रश्न बना सकते हैं, या फिर गद्य खंड वाला बनाना चाहते हैं तो आप ख वाला बना सकते हैं। दोनों में से किसी एक को बनाना है, आपको दोनों नहीं बनाना है। पहले इसको हम लोग समझ लें। अगर आपने प्रश्न पत्र का नमूना देखा है, पिछले वर्ष के परीक्षाओं का प्रश्न पत्र आपने खोल के देखा है क्वेश्चन बैंक में, या फिर अभी आपने जो अपना उत्प्रेषण परीक्षा सेंटर परीक्षा दिया है, उसमें जो प्रश्न पत्र आपको मिला होगा आपके विद्यालयों में, उसमें का जो 6ठा नंबर प्रश्न है, उसमें हमेशा एक कुछ पंक्तियां जो आती हैं वो गद्य खंड का होता है और दूसरा काव्य खंड का होता है। दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो इसी प्रश्न पे आज हम अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, इस 5 अंक में ज्यादा से ज्यादा हम हासिल कैसे करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रश्न पत्र खोलते हैं और क में आप देखते हैं ये, क में आप देखते हैं ये। अब इसको पढ़िए, आप पढ़ के समझने का प्रयास करें और इस पे अपने विचार को बनाने का प्रयास करें कि आखिर ये जो पंक्तियां आपके प्रश्न पत्र में हैं, ये किस पाठ से लिया गया है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं इसको। जैसे मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाने का प्रयास करता हूं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। अब इसको आप पढ़ते हैं, इस पे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होता है। आप इस पे आप अपनी समझ थोड़ी सी बनाते हैं कि किस पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप प्रयास करते हैं कि ये गद्य का है, काव्य का है। तो आपने इस पे विचार बनाने के बाद आपको पता चला कि ये आपके काव्य भाग से लिया गया है। किससे लिया गया है? काव्य से लिया गया है। अब पाठ का नाम आप पता करेंगे। तो जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है, ध्यान में आपके आता है कि आपको एक कविता पढ़नी थी, जिस कविता का शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। तो अगर स्कूल में या फिर यहां से जब आपके क्लासेस लग रहे थे, क्लासेस आपको दिया जा रहा था, तो उस समय अगर आपने ध्यान दिया है, जैसे ये पंक्तियां आपके सामने आएंगी तो आप उस पे अपनी श्योरिटी स्पष्ट करेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं ये हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है, जिसका शीर्षक उस पाठ का क्या है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। अब आपने इस पाठ को जान लिया। अब आप प्रयास करें कि इस पाठ के लेखक कौन थे या कवि कौन थे। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, आपने पढ़ा है पहले अपने स्कूल में, तो आपको याद आएगा
तो अब इसके कवि कौन थे? तो इसके कवि थे कुंवर नारायण। इसके कवि कौन थे? कुंवर नारायण। इसके कवि थे कुंवर नारायण। अब आपने दोनों बातें जान ली। अब आपने दोनों बातें जान ली। ये है एक वृक्ष की हत्या और इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। अब इतना जब आप इन पंक्तियों के पढ़ने के बाद अपने विचार स्पष्ट कर लेते हैं कि ये आपके पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से ली गई हैं, जिसके कवि या लेखक कुंवर नारायण जी हैं। तो अब इस आशय स्पष्ट करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो मोटा मोटी उसका जो उत्तर होता है, उसका आंसर होता है, वो 3 खंडों में विभक्त होता है। सबसे पहले, हालांकि आप 3 खंड में भी करके लिख सकते हैं, पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग बांट के उसको अच्छा से सजा के लिखने का प्रयास करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक, तो आप इसके पहले पॉइंट के रूप में एक तरीके से परिचय देते हैं। पहले पॉइंट में, इस प्रश्न के उत्तर के पहले पॉइंट में आप एक तरीके से परिचय देते हैं, दूसरे में व्याख्या देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, और तीसरे में क्या विशेष है, किससे तुलना की गई है, इन पंक्तियों में भाषा कैसी है, उन सभी बातों की चर्चा करें। अगर इन 3 खंडों को आधार बना के इस प्रश्न का आप उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर बेहतर से बेहतर होगा और इस 5 अंक में आप ज्यादा से ज्यादा हासिल कर पाएंगे। तो आइए इस एग्जाम्पल को आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने परीक्षा कक्ष में जाते हैं और अपना प्रश्न पत्र खोलते हैं, और जैसे ही प्रश्न पत्र खोलते हैं और जो 6ठे नंबर का प्रश्न है उसमें जाते हैं तो पहला क, आशय स्पष्ट करने में जो क है उसमें इन पंक्तियों को आप देखते हैं। इन पंक्तियों को देखते हैं कि धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता कौन, तो मैं जवाब देता दोस्त। ठीक, अब इन पंक्तियों की व्याख्या करना है आपको, आशय स्पष्ट करना है या आशय लिखना है। थोड़ा सा क्लियर होने के लिए, इस प्रश्न पे अपने विचारों को विकसित करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उसको आसान बनाने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखा है। जरूरी नहीं है कि आप लिखें, 3 पैराग्राफ में भी करके आंसर लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा लिखें। मैं ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो 5 नंबर का प्रश्न है ये अलग अलग खंडों में विभक्त है। इन तीनों में ये अंक विभक्त होते हैं। अगर इन तीनों में किसी एक को आप छोड़ देते हैं तो उसके हिस्से वाला अंक आप प्राप्त करने से रह जाइएगा, आपको वो अंक नहीं मिलेगा। वो जो 5 अंक होता है, जब तीनों को टच करते हुए आप अपने आंसर को पूरा करते हैं तब जाके आपको 5 में 5 मिलता है। तो आइए मान लीजिए कि ये सारी पंक्तियां, ये पंक्तियां आपके इस बार के माध्यमिक वार्षिक परीक्षा में मान लीजिए आ गया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें क्या बनाएंगे, परिचय। तो परिचय बनाते ही मैंने आपको बताया कि आप इसको ध्यान से पढ़िए और अंदाजा लगाइए कि आपके पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 जो आपको पढ़ना है उसके किस पाठ से, काव्य खंड या गद्य खंड, किस खंड से, किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, आपने पढ़ा और आपने अपनी श्योरिटी व्यक्त की, आपने उस पे अपना मंथन करने के बाद इस पे आप इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि नहीं, ये जो पंक्तियां हैं ये गोधली भाग 2 के हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। आपका परिचय, ये वाला पॉइंट क्लियर।
अब इसमें आप क्या लिखेंगे, तो इसमें जनरली हम लोग लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां या उपर्युक्त पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां या निम्नलिखित पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके लेखक, कवि या रचयिता, जो आप लिखना चाहें, जिसके लेखक या जिसके कवि या जिसके रचयिता कुंवर नारायण है। ये आपका खत्म होता है, वहीं पे ये समाप्त होता है। ये आप दे देते हैं तो आप स्पष्ट करते हैं, और परीक्षक जो आपका कॉपी जांचने वाला होता है उसे आप अपने विषय में एक क्लियर माइंडसेट उसको देते हैं कि नहीं, आपने जो पढ़ा है वो बेहतर ढंग से पढ़ा है, और आपके अंदर आपके पाठ्य पुस्तक की सारी जानकारियां लगभग हैं। इसलिए नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सियोरिटी आप परीक्षक के मन मस्तिष्क में नहीं देते हैं। अगर आप बचने का प्रयास करते हैं, हाँ एक बात और मैं बताऊंगा कि अगर आप इस पे क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है, परीक्षा कक्ष में ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, तो आप गलत ना लिखें। आप 100% श्योर हैं तभी लिखें। क्यों? क्योंकि गलत लिखने से भला है कि आप ना लिखें और इसका सिर्फ अर्थ लिख दें। क्योंकि जैसे ही आप गलत लिखते हैं तो सामने वाला जो परीक्षक, जैसे कि पहले ही कक्षा में क्रैश कोर्स के जब निबंध हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपका परिचय पत्र है। आप ना उस परीक्षक से इससे पहले कभी मिले हैं और ना वो परीक्षक जो आपकी कॉपी जांचने वाला है वो आपसे मिला है। तो आपका जो आंसर शीट है, आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, वो आपको वहां उभारती है। तो जिस प्रकार से आप वहां इंटरप्रेट करके अपने उत्तर को लिखते हैं, जिस तरीके से, जिस स्पष्टता के कारण, उसी प्रकार का अपने दिमाग में आपका वो फिगर बनाता है। तो ये स्पष्ट है कि जब आप जान लें तभी लिखें, अगर ना पता कर पाए तो आप इसे लिखने से बचें और जितना जानते हैं उसका अर्थ लिखें। तो पहला पॉइंट हमने किया कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक या कवि या रचयिता कुंवर नारायण है। ठीक, इस पे अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है दूसरा बिंदु। अब दूसरा बिंदु यानी कि व्याख्या, इसका अर्थ इसका अर्थ क्या है? तो अगर आपने कविता पढ़ी है या यहां जो क्लास कराया गया था उस क्लास पे अगर आपने ध्यान दिया है तो इस कविता का पूरा अर्थ आपको पता होगा कि इसमें जो है एक वृक्ष की हत्या नामक कविता से, शीर्षक कविता से कवि जो है वो हमारी पुरानी परंपराओं और आज की नई संस्कृति और पुरानी संस्कृति के मेल के विषय में चर्चा करते हैं कि कैसे उसको अक्षुण्ण रखना है और कैसे वो लगातार एक पेड़ के समान वर्दी पहने, आप ऐसे कहें कि एक अनुभवी व्यक्ति चौकीदार की तरह खड़ा है और हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कैसे वो पूरी सजगता के साथ अक्षुण्ण रखने का प्रयास कर रहा है। ठीक, तो अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो अब आप पहले परिचय लिख देते हैं, फिर सेकंड पॉइंट में लिखते हैं इसका व्याख्या, इसकी व्याख्या, इसका अर्थ। तो इसमें लिखते हैं कि कुंवर नारायण जी इन पंक्तियों के माध्यम से, या आप ये भी लिख सकते हैं कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहता है या बताना चाहते हैं कि पुराना वृक्ष जो हमारी अनुभवी एवं सजग रहने वाली पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वृक्ष है जो हमेशा वर्दी पहने ऐसा प्रतीत होता है कि खड़ा रहता है, वो किसका प्रतीक है? वो हमारे पुरानी सभ्यताओं का, पुरानी संस्कृति का, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। अब आगे क्या कहते हैं कि वो हर मौसम में, उस पुराने वृक्ष ने न जाने अपने जीवन में कितने मौसम देखे हैं, कितने वसंत देखे हैं, समस्याओं का कितना झंझावात देखा है, झेला है, उसका वो प्रतीक है। इसलिए तो उसने उतना सारा, उतनी सारी अनुभव और सारी बातें अपने अंदर ग्रहण की है, जिससे आज नई पीढ़ी को सीखने को क्या है, जरूरत है। इसके तरफ कुंवर नारायण जी इशारा करते हैं।
तो आपने लिखा कि पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है जो हर मौसम को सहजता अर्थात हर बदलाव को, ठीक, हर मौसम या कहें कि हर बदलाव को, जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि वो अपने जीवन में न जाने कितने समस्याओं का झंझावात देखा है और अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ा के आज हमारे सामने चौकीदार की तरह खड़ा है। तो सजग रहने वाली पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, हर मौसम को सहजता अर्थात हर बदलाव को झेलते हुए चौकन्ना रहता है, चौकीदार के सदृश या चौकीदार की तरह खाकी वर्दी धारण किए हुए वह दोस्ती करना चाहता है। वो किससे दोस्ती करना चाहता है? जैसे यहां दोस्त शब्द का प्रयोग यहां कुंवर नारायण जी किए हैं, तो वो किससे दोस्ती करना चाहता है? वो नई पीढ़ी से दोस्ती करना चाहता है ताकि हमारी परंपरा और संस्कृति जो है उसकी रक्षा हो पाए। तो ये इसका अर्थ है। एक बार इस अर्थ को और समझने का प्रयास करते हैं। परिचय में हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक का नाम लिखा, कविता का शीर्षक लिखा, कवि का नाम लिखा, ठीक, और उसके बाद इसके अर्थ को जानने का प्रयास किया। तो इसके अर्थ को एक बार और समझने का प्रयास करते हैं कि कुंवर नारायण जी कहने का प्रयास करते हैं या कहते हैं कि पुराना वृक्ष जो है वो अनुभवी एवं सजग रहने वाली पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। हर मौसम में यानी कि हर बदलाव को झेलते हुए चौकन्ना रहता है, चौकीदार के माफिक या चौकीदार के सदृश वो खड़ा है और लगातार हमारी रक्षा कर रहा है। वह दोस्ती करना चाहता है। वो किससे दोस्ती करना चाहता है? यानी कि नई पीढ़ी से दोस्ती करना चाहता है ताकि हमारी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रह पाए, उसको रक्षित रखा जाए और उसे अक्षुण्ण रखा जाए। ये इसका अर्थ है। अब इसमें विशेष क्या है? अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इन पंक्तियों में विशेष क्या है? तो विशेष आप जैसे ही पढ़ते हैं उसका अर्थ लिखते हैं, उसके बाद एक क्लियर कट आपके दिमाग में एक बात चलने लगती है, एक भावना वहां उत्पन्न होती है कि इन पंक्तियों का मतलब क्या है। उसको आप विशेष के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहां आप लिख सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों से जो महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है कि हमारी पुरानी पीढ़ी हमारी परंपरा और संस्कृति की रक्षक है। अगर अब भी हम सचेत न हुए तो समय के प्रवाह में हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, ठीक। तो आप विशेषता में क्या लिख सकते हैं? इस तीसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? तो तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों से जो महत्वपूर्ण बातें छटकर या उबर कर सामने आती है कि हमारी पुरानी पीढ़ी हमारी परंपरा और संस्कृति की रक्षक है। अगर हम भी सचेत न हुए तो समय के प्रवाह में हमारा अस्तित्व मिट जाए। तो ये हुआ को मान लीजिए कि आपने तय किया कि हमको काव्य खंड का जो 4-5 पंक्ति आया है उसका अर्थ लिखना है। तो अगर ये आपने तय किया था तो ये लिख दिया। अब जैसा कि मैंने शुरू करने के समय ही बताया था कि ये जो प्रश्न होता है ये 2 खंडों में विभक्त होता है। ये 2 खंडों में विभक्त होता है और इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका होता है काव्य खंड से और दूसरा होता है गद्य खंड से। दोनों में से कोई एक बनाना है। तो अभी हमने समझने का प्रयास किया था काव्य खंड वाला। अब मान लीजिए कि इस बार के परीक्षा में ख करके ये पंक्तियां आ जाती, तो सबसे पहले फिर आपको क्या करना है? और आप तय करते हैं कि हमको काव्य खंड वाला नहीं बनाना है, वो आपके माइंड में उतना क्लियर नहीं हो पाता है। और ये पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हाँ इसको हम जानते हैं, फलाने पाठ से लिया गया है, इसके लेखक फलाने हैं। तो आप ये तय करते हैं कि हमको इन पंक्तियों को लिखना है। तो आपने पहला वाला छोड़ दिया और अथवा वाला। अब एक बार इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। ठीक। तो इन पंक्तियों को आपने तय किया। तो इन पंक्तियों को आपने तय किया कि आप ये करने वाले हैं।
फिर से उसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि आप कोशिश करें कि इसे 3 भागों में बांटें। पहला भाग आपका पूरे तरीके से परिचय होता है, दूसरा भाग आपका व्याख्या या अर्थ होता है, और तीसरा बात, तीसरी बिंदु के आधार पे आप उसकी विशेषता बताने का प्रयास करते हैं। इन 3 बिंदुओं के आधार पे अब इन पंक्तियों में ये पहला बिंदु हम कैसे लिख सकते हैं? अब बिंदु आर भी लिख सकते हैं, अलग अलग पैराग्राफ देके भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आपने निर्णय किया कि आपको ये इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। अब आपने पढ़ा और अंदाजा लगाया कि ये आपके पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। और गद्य खंड से लिया गया है, किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक ललित निबंध है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, और उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या उपयुक्त पंक्तियां, निम्नलिखित पंक्तियां, तीनों में से कुछ भी लिखें। ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक, ललित निबंध से, बाद में ललित निबंध लिखें, शीर्षक के बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक या निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। एक बार और परिचय सुन ले आप। निम्नलिखित पंक्तियां या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध से लिया गया है, जिसके निबंधकार या लेखक, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, लेखक भी लिख सकते हैं, निबंधकार भी लिख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। पहला पॉइंट आपका खत्म। अब इसकी व्याख्या करना है, फिर उसी प्रकार शुरू करेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अब आप काट दीजिए। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो नाखून की यह विशेषता है कि आप काट दीजिए फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ता है, फिर काटते हैं, फिर बढ़ता है, उसकी ये विशेषता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक ऐसा अपराधी है जो निर्लज है। आप उसको लगातार दबाने का, काटने का, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और निर्लज अपराधी बिना लज्जा, जिसको लाज नहीं लगती है, निर्लज अपराधी के बाती अपने दंड को क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। उसी के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहां चर्चा करते हैं। अब उसकी तुलना, इस नाखून की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किससे करते हैं? इस नाखून की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उस अपराधी से करते हैं जो अपराध में लिप्त होता है और अपराध के बाद उसे सजा के रूप में जेल में बंद कर दिया जाता है, और पुनः जैसे ही वो जेल से छूटता है, बिना अपराध बोध के अपने अपराध को भूल जाता है और फिर से क्या हो जाता है? चोरी में संलिप्त हो जाता है, सेंध पर हाजिर हो जाता है, और फिर से वहीं गलत काम करने लगता है। ठीक उसी प्रकार ये इस नाखून की स्थिति है। अब काट देते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ता है, फिर काटते हैं। तो ये तुलनात्मक यहां चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक अपराधी को माध्यम बनाकर नाखून के साथ तुलना किया है। अब इसके पूरे अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे पहला लाइन मैंने आपको बताने का प्रयास किया, तो पहले पॉइंट में आपने परिचय दे दिया। अब दूसरा जो आपका पॉइंट बनता है वो व्याख्या का बनता है। इसमें आप लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या फिर लेखक कहना चाहता है या कहना चाहते हैं कि इस नाखून की स्थिति उस अपराधी के समान है जो अपराध करता है, अपराध में लिप्त होता है, उसे सजा के रूप में जेल में भर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो जेल से छूटता है वह पुनः उसी अपराध को दोहराने लगता है। अपने उस गलती को, अपने उस भूल को, अपने उस सजा को वो पूरे तरीके से भूल जाता है। तो वो कहने का प्रयास करते हैं कि नाखून बार बार काटे जाते हैं किंतु बार बार बढ़ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि काटे जाने के समय वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं और पुनः कुछ समय बीतते ही यह पुनः बढ़ जाते हैं। इन्हें बार बार दंडित कीजिए,
और इन्हें बार बार दंडित होने में लज्जा का अनुभव नहीं होता। नाखून उन निर्लज अपराधियों की तरह होते हैं जो चोरी करते समय पकड़े जाते हैं पर दंड स्वरूप जेल में डाल दिए जाते हैं, पर जेल से छूटते ही अपनी पुरानी बेइज्जती भूलकर वे फिर चोरी करने के लिए किसी के घर में सेंध का मतलब समझते हैं, दीवार के नीचे से या जो भी घर का बनावट होता है उसके नीचे से मिट्टी निकालकर उसमें से चोर प्रवेश कर जाता है। किसी के घर में सेंध मारने लगते हैं, उन्हें अपराध बोध नहीं होता है, पकड़े जाने पे उन्हें फिर से अपमानित या दंडित किया जाता है। ठीक, तो ये इसका अर्थ है कि नाखून की स्थिति उस अपराधी के समान है जो बार बार चोरी करता है, उसे पकड़कर जेल में भर दिया जाता है, डाल दिया जाता है और पुनः जेल से वो वापस आता है, अपने अपराध बोध को भूल जाता है, अपनी बेइज्जती को भूल जाता है, अपने उस सजा को भूल जाता है, फिर से सेंध पे हाजिर। ठीक उसी प्रकार इस नाखून की स्थिति है, बढ़ते हैं, काट दिए जाते हैं और चुपचाप दंड निर्लज अपराधी के समान स्वीकार कर लेते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर काट दिए जाते हैं। अब इसमें विशेष क्या है? तो विशेष में आप लिख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन पंक्तियों के माध्यम से नाखून की तुलना उस अपराधी से करते हैं जो बार बार गलती करता है, अपराध करता है, उसे जेल में भर दिया जाता है, लेकिन पुनः जैसे ही वो जेल से छूट के आता है, अपने अपराध को भूलकर, अपनी सजा को भूलकर, अपनी बेइज्जती को भूलकर पुनः सेंध पे हाजिर, यानी कि फिर से उसी काम में क्या हो जाता है, संलिप्त हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा इसका अर्थ है, ये परिचय है और ये इन पंक्तियों के अंदर विशेषता है। तो जैसे ही आप इस प्रश्न को तय करते हैं कि मुझे बनाना है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तो आप इन प्रश्नों को 3 खंडों में जैसे ही बांट के लिख देंगे तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त होगा। किसी भी एक खंड को आप छोड़ेंगे तो उस खंड के हिस्से का जो अंक है वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रयास करें कि इन बिंदुओं के आधार पे इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर लिखने का प्रयास करें। सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ें और उस पर अपने विचार को विकसित करने का प्रयास करें कि ये जो पंक्तियां हैं आपके पाठ्य पुस्तक के किस खंड से ली गई हैं, गद्य खंड से ली गई हैं या काव्य खंड से ली गई। जब आप क्लियर हो जाते हैं तब उसके जो आपने अपने स्कूल में या फिर यहाँ जो कक्षाएं आपकी लगाई गई थी पूर्व में, तब आप पता लगाने का प्रयास करें कि इसके लेखक कौन है। मैंने स्पष्ट कहा कि जब तक आपको क्लियर ना हो कि इसके लेखक कौन है तब तक आप न लिखें। गलत लिखने से अच्छा है, बेहतर है कि आप न लिखें और इन पंक्तियों का अर्थ बताएं। क्यों? क्योंकि मैं एक बात फिर से वो बात दोहरा रहा हूं कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उस परीक्षक के लिए आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपसे कभी नहीं मिला है, आप उससे कभी नहीं मिले हैं। आपकी उत्तर पुस्तिका जैसी होगी वैसी मानसिकता उसकी विकसित होगी और उसी प्रकार से वो आपको नंबर देगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसपे आज हमने अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस पे आपकी थोड़ी सी समझ विकसित हुई होगी। इसके बावजूद भी आपको कहीं भी कोई समस्या जान पड़ती है कि क्वेश्चन नंबर 6 में अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि आंसर कैसे लिखना है, उस क्वेश्चन नंबर 6 के 5 अंक को ज्यादा से ज्यादा कैसे हासिल करना है, कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में आए, उस समस्या को लिखें। हम लोग यहां से उस समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।